हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेली प्रीलिम्स 2021 वाले एमसीक्यूज़ को। हमारा आज का टॉपिक ज्योग्राफी के बेसिक्स से रिलेटेड है। अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम अपना रिविजन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में है और इनमें कहाँ पाया जाता है उसके बारे में है। तो मीटेयर, मेटेरॉइड्स, मेटेराइट, इन सभी चीज़ों को सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का कि हम एक डायग्राम याद कर लें। देखो, एक बेसिक चीज़ें होती हैं जिसका नाम है एस्टेरॉइड। ये समझ लीजिए कि ये हमारे दादाजी हैं, और दादाजी मतलब सबसे बड़े हैं। तो ये जो भी चट्टानें होती हैं जो कि सन के या फिर किसी भी स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो कि प्लैनेट नहीं है, कुछ और नहीं, बस एक चट्टान है जो कि घूम रहे हैं। तो ऐसे चट्टानों को हम लोग क्या नाम देते हैं? रॉकी लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं, हमारे प्लैनेट से तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम लोग नाम देते हैं एस्टेरॉइड का। इनके छोटे भाई जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटेरॉइड। मेटेरॉइड जो होते हैं इसी के छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब होते वो भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स ही हैं, लेकिन ये इसके छोटे टुकड़े होते हैं। इसका नाम क्या होता है? मेटेरॉइड। अब सोचो कि यही मेटेरॉइड अभी तक तो स्पेस में है, लेकिन अगर क्या हो कि वो स्पेस से हट के या फिर अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के बल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा चला आए और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाए। जैसी बात होगी, हवा का फ्रिक्शन इतना तेज होगा कि इस पत्थर पर रगड़ खाएगा और ये पत्थर जलने लगेगा। जब ये ऐसा मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करके जलने लगता है, उस टाइम पर हम लोग उसको बोलते हैं मीटियर। और गलती से अगर ये अर्थ तक पहुंच गया, जैसे कि ग्रेविटी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पेसशिप था वो जलते जलते तो आया था लेकिन अर्थ तक तो पहुंच गया था। तो वैसे ही मान लो ऐसी चट्टानें हैं, मान लो धरती पर आके टकरा जाती हैं। जब ये टकरा जाती हैं, धरती पर पहुंच गई, उस टाइम पर इसका नाम हो जाता है मीटेराइट। मतलब है सब एक चीज़, बट अलग अलग पोजीशंस के कारण इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब जरा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मीटियर्स जो होते हैं वो स्पेस में नहीं होते, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। मेटेरॉइड ये स्पेस में होते हैं, मतलब ये दोनों तो गलत है। मेटेराइट जो है वो ग्राउंड पर हिट कर देते हैं, बिल्कुल सही। तो 3 ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन हमारा प्लानिटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, एक हमारा प्लैनेट, दूसरा हमारा ड्वार्फ प्लैनेट। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट एक्चुअल में क्या होता है। देखो, प्लैनेट जो है उसके बेसिस पर ना कुछ एक डेफिनेशन दी गई है। हाल फिलहाल में ना जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि भाई हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट और प्लैनेट के बीच में कैसे डिफरेंसेस पा सकते हैं। पहले तो हम लोग प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर करते थे, लेकिन बाद में ये प्लैनेट की कैटेगरी से हट गया। तो उसके कुछ कंडीशंस हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से तीनों स्टेटमेंट में से ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो कि प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। दोनों के लिए पहला स्टेटमेंट है कि किसी ये स्टार का चक्कर काटते हैं, जैसे कि सन या फिर किसी भी दूसरे स्टार, तो बेशक है कि ये चक्कर काटते हैं। पूछा गया है कि क्या इनके पास इतना सफिशिएंट मास, या फिर मतलब इनके पास इतना जो गुरुत्वाकर्षण इनका इतना ज़्यादा होता है कि ये स्फेरिकल शेप में आ जाए। तो बोला जाता है कि ये भी सही है। प्लूटो जो प्लैनेट नहीं है वो भी एक प्रकार का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही है। तो इसीलिए ड्वार्फ प्लैनेट और प्लैनेट दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ही होते हैं। यही तो डिफरेंस है एस्टेरॉइड में और ड्वार्फ प्लैनेट में। ठीक है, एस्टेरॉइड तो कोई भी चट्टान हो सकती है, लेकिन जब वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप का होगा तो हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम देते हैं। तीसरा, कि क्या वो सन के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, लेकिन अपने आसपास के जितने दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनको क्लियर कर देता है। क्लियर करने का क्या मतलब होता है, मैं इसको समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब एक बड़ा प्लैनेट सूरज के चक्कर काटता है तो उसके आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे और भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह हो सकते हैं। ये क्या करता है कि अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पर इन सभी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है और वापस से अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में स्फेरिकल अपने शेप को भी बिगाड़ता नहीं है। लेकिन ये क्षमता जो है ना वो ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर नहीं होती, ये केवल और केवल प्लैनेट्स के अंदर में होती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा ओनली 1 एंड 2 है। थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि प्लूटो उनमें से एक है, एरिस, सेरस और मेक ऐसे बहुत सारे हैं। बट स्टिल हमारे प्लैनेट्स तो 8 ही हैं, जो कि यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स क्या करते हैं कि अपने आसपास के जितने भी छोटे पार्ट्स होते हैं, मून नहीं, मून तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन जो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये क्षमता होती है। तो जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो 2006 में
इन्होंने प्लैनेट के लिए 3 बातें बोली थी। बोला था कि सबसे पहला तो ये किसी सूरज जैसे स्टार का चक्कर काटना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि ये इतना बड़ा साइज में होना चाहिए कि इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो, और इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होने से 2 परिणाम निकल सकते हैं। पहला ये कि ये अपने आसपास के जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दे। दूसरा ये कि ये अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आए। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं कि भाई वो अपने द्रवस्थैतिक संतुलन में है तब तक जब तक वो अपने स्फेरिकल शेप में ना आ जाए। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वो हमेशा स्फेरिकल शेप में ही पाया जाएगा। तो प्लैनेट स्फेरिकल शेप में होने चाहिए। हालांकि यही 2 डिफिनीशंस उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट के लिए भी दी, लेकिन तीसरा वाला पॉइंट उन्होंने नहीं बताया। अगला क्वेश्चन हमारा टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट से रिलेटेड है। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, प्लैनेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है जोवियन। टेरेस्ट्रियल का मतलब वो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये टेरेस्ट्रियल सरफेस है, मतलब कि इसमें चट्टानें होंगी या फिर कुछ भी सॉलिड चीज़ें होंगी। दूसरा होता है जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट जिसको हम लोग बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, ये जोवियन प्लैनेट एक्चुअल में आउटर स्पेस में होता है। मतलब कि अगर ये सन है, मतलब कि आप इस इमेज से अगर इसको क्लियर करना चाहें तो यहाँ पर जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं ये, और इसके बाद के जितने प्लैनेट्स हैं ये, समझ लीजिए शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और ये वाले जो प्लैनेट है ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। मेजर डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो साइज़ का डिफरेंस है कि इनके साइज़ कम होते हैं और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा कि यहाँ पर ये जितने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो होते हैं ना, ये गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, मतलब कि गैस का गोला हैं ये सब। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी चट्टाने या फिर ऐसा कुछ ठोस चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारे बिल्कुल ठोस पदार्थ से बने हुए हैं। तीसरा आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट सुन के लेकिन आप मतलब चौकन्ने हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आप यूजुअली गलत भी कर सकते हैं। इसमें बोला है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का कोर जो है वो जोवियन प्लैनेट के कोर से ज़्यादा डेंसर होता है, ज़्यादा भारी होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। भले ही इनका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ठोस हो, लेकिन इन सब के कोर जो होते हैं ना, वो भले गैसियस शेप में हों लेकिन वो ज़्यादा डेंस होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत, और इससे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी हो गए। दूसरा स्टेटमेंट है कि जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा मून होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो हमको पता है जैसे सैटर्न के पास तो बहुत सारे मून्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 मून्स हैं सैटर्न के पास। तो इस तरीके से इन लोग के पास तो ज़्यादा चंद्रमा हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही बाकी के दोनों में है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। थर्ड एंड फोर्थ पर आते हैं, ये डिसाइसिव है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की ग्रेविटी होती है वो जोवियन प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। देखो क्या है कि जिसका जितना ज़्यादा साइज़ होगा उसका उतना ज़्यादा ग्रेविटी होगा, इसीलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ये जोवियन प्लैनेट्स पर खूब सारे पाए जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन खूब ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अर्थ तो जोवियन नहीं है, टेरेस्ट्रियल है। यूजुअली क्या देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ये कॉम्बिनेशन है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पर ज़्यादा मिलता है, और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस के कॉम्बिनेशन हमें जोवियन प्लैनेट्स पर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनको जियोलॉजिकल टाइम में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे इजी वे ये है कि हम एक वापस से डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इरा की। इरा बेसिकली ऐसे 4 हो सकते हैं, जैसे कि प्री कैम्बियन इरा है, मेसोजोइक इरा है, पैलियोजोइक इरा है, और ये सारे इराज हर अलग अलग पीरियड्स में डेवलप करते हैं, मतलब छोटे छोटे डेवलपमेंट दिखेंगे। जैसे कि मेसोजोइक में ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेनेशियस, ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से हर एक पीरियड बहुत सारे ईपॉक में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, ये टर्शियरी पीरियड है सियानोजोइक पीरियड का, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि सबसे बड़े होते हैं इरा। वैसे तो सबसे बड़ा एक्चुअल में क्या होता है? ईऑन होता है, ठीक है। ईऑन बहुत सारे ऐसे इराज में डिवाइडेड है, ऐसे 4 इराज हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। ये हैं हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट से यंगेस्ट तक में है। तो अगर हम इनको कंसीडर करें तो हमें सबसे बड़ा क्या देखने को मिलेगा? ईऑन।
तो लास्ट में कहीं पर ईऑन मिल रहा है? नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे पहले ईऑन आएगा, फिर आएगा एरा, फिर आएगा पीरियड और फिर आएगा ईपॉक। ठीक, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि ये एक रोड मैप है। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला 22 फरवरी से तेजस प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप सबका मोस्ट फेवरेट प्लान जो है वो 28 फेब को आ रहा है। अपने अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना लीजिए। ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है 28 फरवरी के लिए। तो इसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ अभी डिस्कस कर लिया जाएगा। आप अपने आप को फ्री रखिएगा, 28 फरवरी संडे है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पर ये टेस्ट ज़रूर से दीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन लेवल को अंदाजिए कि क्या है और किस लेवल पर हमें पहुंचना है। उसके बाद श्रेष्ठ एक टेस्ट सीरीज़ है और फिर 2022 के लिए प्रारंभ है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन हमारा है कि इन स्टेटमेंट्स में हम लोग को ये बताना है कि अर्थ के मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कि जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है सन के इर्द गिर्द उसको रोटेशन बोलते हैं? नहीं, उसको तो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। फिर बोल रहा है रोटेशन को इतने दिन लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मुझे लगता है एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन आ गया ये। देखो, रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन को इतने लगते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम कि हमें रोटेशन में कितना टाइम लगता है, एक रोटेशन अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है। और प्लीज़ 24 आवर्स कोई भी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। तो आप थोड़ा सा एग्जैक्ट ले लो, सर्च कर लो, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच है। बात करते हैं उत्तरायण दक्षिणायन की और ऑटम और स्प्रिंग की। देखो, सबसे पहले तो हमें इन सब का मतलब पता होना चाहिए, ये तो बाद में आएगा। ये तो ऐसा टाइमलाइन है कि चूंकि अब हम इंडिया में रहते हैं और सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से ही डिफाइंड है। उत्तरायण दक्षिणायन तो अपने इंडिया का ही है, तो इसीलिए हमें अपने हिसाब से देखना है। हमें बस इनका मतलब पता होना चाहिए। देखो, उत्तरायण का क्या मतलब है, हमें पता है कि भाई ये हमारा है अर्थ, प्यारा अर्थ, ये है इसका इक्वेटर, ये है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है बड़ा सा हमारा सन। अभी बहुत बार ऐसा टाइम आता है ना जब सन के डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रहे होते हैं। ठीक, और ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तब तक जब तक कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना पहुंच पाए डायरेक्ट रेस। उसके ऊपर ऊपर तो आता ही नहीं है। और ये कितने एंगल पर होते हैं? ये दोनों आते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, इतना तो सबको पता ही होगा। तो देखो, जब भी उत्तरायण का क्या मतलब है कि अभी का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन चमक रहा हो और वो नॉर्थ के तरफ, उत्तर के तरफ ऊपर आए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उत्तरायण। यूजुअली आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति का जो ये अभी त्यौहार आप सब लोग मनाते होंगे, तो बहुत सारे लोग उसको उत्तरायण भी बोलते हैं क्योंकि बोला जाता है कि भाई 14 जनवरी के आसपास, यूजुअली जब हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को देखते हैं ना, तो उसमें तो ऐसा बोला जाता है कि 22 दिसंबर का एक टाइम है, उसके बाद से ये उत्तरायण होता है। एक्चुअल में ये जो आयन है ना, आयन, इसको इंग्लिश में हम लोग सोल्स्टाइस बोलते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये सोल्स्टाइस है। यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब क्या है? विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस। तो यहाँ पर एक तो उत्तरायण हो गया और दक्षिणायन हो गया। दक्षिणायन का क्या मतलब है? इसी तरीके से सन का मूवमेंट साउथवर्ड जब आता है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आता है। अब आप इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो उत्तरायण है वो मकर संक्रांति वाला पीरियड है। तो कब होगा? दिसंबर बोला है, हो सकता है जनवरी में अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऐसा होता है, बट जब हम लोग नॉर्मली ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर 22 दिसंबर का एक रफ टाइम है जो कि यहाँ पर मैच होता है। दक्षिणायन जस्ट इसका ऑपोजिट। बात करते हैं ऑटम पर। अब देखो, ऑप्शन से तो हमारा अभी ही निकल गया कि 3 और 4 करेक्ट है। देखो, ऑटम एक ऐसा टाइम पीरियड है जब समर चला जाता है और ठंडी आता है। मतलब कि ऑटम बारिश वाला सीज़न समझ सकते हो आप, जब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, हल्की हल्की ठंड पड़ती है और सूरज चला जाता है, मतलब गर्मी का दिन जाने लगता है, उसको बोलते हैं ऑटम। इसी का जस्ट ऑपोजिट कि जब ठंड चली जाए और गर्मी धीरे धीरे आते रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, तो यहीं पर हो गया, एक तो ऑटम हो गया हमारा शरद ऋतु और ये स्प्रिंग हो गया हमारा वसंत ऋतु। तो इन सबको तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कब कैसे आ रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट वैसे भी सही है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया गलती से, इसको तो आप लोग गलत करेंगे ही नहीं। जो भी पीडीएफ आपको मिलेगा ना, उसमें ये सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिए हुए हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिर आता है हमारा 8वां क्वेश्चन, और 8वें क्वेश्चन में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए हैं। पहला है कि ये लेयर्ड होते हैं। देखो,
सेडिमेंट्री रॉक का मतलब ही है कि ये सेडिमेंट्स में होते हैं, मतलब सेडिमेंट डिपॉजिट होके इनको ऊपर से कोई बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबा देता है, ये बन जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये बोल रहा है दूसरे में कि सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस नहीं होते हैं। देखो सेडिमेंट्री रॉक जब दो लेयर के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस तो कहीं ना कहीं बची होंगी ना, तो पोरस तो हो ही सकते हैं, पानी इधर उधर पहुंच जाएगा इन पोरस में, इन पोर्स के थ्रू या फिर इन छोटे छोटे लेयर्स के बीच से, तो नॉन पोरस तो नहीं है। देखो ये पोरस होते हैं, ये स्टेटमेंट तो गलत है, इसके गलत होते ही हमारा आंसर आ गया, ओनली वन। वैसे थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन पर बनते हैं, नहीं, वो तो मेटामॉर्फस रॉक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो कि बहुत प्रेशर पे बनते हैं, मतलब इनको दबा दिया जाता है बहुत तेज़ी से, तब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। ये बोलते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग करने में रिस्पॉन्सिबल थे। आप सबको पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन दिया है, एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है। ठीक है, तो एल्फ्रेड वैगनर क्या बोलते थे, उन्होंने सुनाई एक कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि पहले हमारा अर्थ था एक, सारे लैंड मासेस एक थे जिसका नाम था पेंजिया, और दूसरा जो था वो क्या था, जो पूरा ओशियन पूरा एक था उसको बोलते थे हम लोग पैंथालासा। ठीक है, उन्होंने बोला धीरे धीरे ये डिवाइड हुए और यहाँ पर इस टाइम पर ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गए, एक का नाम हो गया गोंडवाना लैंड और एक दूसरा पार्ट हो गया। इन दोनों के बीच में आता है हमारा टेथिस सी। ठीक, शुरुआती में, और फिर बाद में यही और दूर दूर जाते रहे, और आज के टाइम पर हम ये 7 कॉन्टिनेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो इन्होंने क्या क्या बोला कि भाई देखो ये जिक्सॉ फिट है सबसे पहला, तो इस फोटो में जो आप देख रहे हैं, और ये है हमारे महान अल्फ्रेड वैगनर। फिलहाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि भाई एक बॉयंट फोर्स है, यहाँ पर बोला गया कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कन्वेंशनल करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स और बायंट फोर्स। जो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी थी उसके हिसाब से जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे उसमें एक था पोल फ्लीइंग फोर्स, मतलब कि हम इसमें देख रहे हैं कि सारे मासेस जो है ना वो ऊपर और नीचे इधर कॉन्टिनेंट पोल के तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको लगा कि भाई कोई ऐसा फोर्स होगा जो कि पोल के तरफ धक्का दे देता है इन लोग को, तो पोल फ्लीइंग फोर्स हो गया वो। ठीक है, तो पहला हो गया भाई पोल फ्लीइंग फोर्स। दूसरा है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स क्या है, इनका ये मानना था ना कि ये अंदर अंदर तो पूरा समुद्र ही है, मतलब पानी है, और उसके ऊपर ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो तैर रही हैं, तो ये जो फ्लोट करती हैं इसको बायंट फोर्स मिलता है, और इसकी वजह से ये इधर उधर चले जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा मतलब अभी आज के टाइम पर तो ये बिल्कुल मतलब झूठी थ्योरी हो चुकी है, ये पॉइंट इनकी गलत साबित हुई। फिलहाल बायंट फोर्स इनका था। फिर तीसरा इन्होंने बताया टाइडल फोर्स, कि भाई देखो हमारे सामने सन भी है, हमारे सामने मून भी है, इन लोग का ग्रेविटेशनल पुल लगता होगा जिससे कि ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स इधर उधर खिसक जा रहे हैं। और चौथा इन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस ही थे। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो तो देखो बॉयंट फोर्स है, बिल्कुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिल्कुल है, लेकिन कन्वेंशनल करंट नहीं है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इनको इनके डेंसिटी के नॉर पर, मतलब कि जो भी इनका घनत्व है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, बढ़ते क्रम पर हमें अरेंज करना है। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। देखो एक होता है सियाल। सियाल जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा ऊपर का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, उसको सियाल बोलते हैं। यूजुअली जो हमारा मेंटल होता है या फिर जो हमारा ओशनिक सरफेस है या फिर ओशनिक क्रस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा। ठीक, तो हमें क्या पता है कि सियाल और सीमा में कौन भारी है, सीमा भारी है। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नॉर्मली दूसरे मैग्नीशियम के कंपैरिजन में तो हल्का ही होगा, तो ये लाइटर होगा। ठीक है, चलो हर बार देखना है कि सियाल हल्का है और सीमा भारी है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट में ऐसा है, पहले स्टेटमेंट में है, तीसरे और चौथे, चलो एक तो गलत हो गया क्योंकि मेंटल और सीमा तो समझ लो वही है। फिर बात आती है सबसे भारी कौन सा होगा। देखो सबसे भारी जो है ना वो तो कोर होगा, है ना, कोर सबसे ज़्यादा डेंसिटी का होता है, तो यहाँ पर कोर जो है सबसे लास्ट होगा, तो यहाँ का लास्ट तो अलग है, तो मतलब एक ऑप्शन ये भी गया। अब बचता है ए या सी में से कोई एक आंसर होगा, तो हमें केवल इतना पता करना है कि मेंटल और अर्थ में से कौन सा ज़्यादा भारी है। देखो चूंकि अर्थ के पास ना कोर वगैरह भी है,
तो कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए ओवरऑल अगर कंपेयर करेंगे तो अर्थ की डेंसिटी तो ज़्यादा ही होगी मेंटल से। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिलहाल अगर आपको थोड़े पे डाउट्स है ना, तो आप इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम के बेसिस पर हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और इवन यहाँ पर सबके डेंसिटीज़ भी लिखे हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। और कोई भी कंसर्न अगर आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।